वेलकम डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसको देखने के बाद आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि कॉमेडी मूवी बनी ही इसीलिए होती है। तो चलिए फटाफट से, पॉपकॉर्न तो होंगे नहीं आपके पास, बैठ जाइए मजा देखने के लिए। मूवी की शुरुआत एंशिएंट इजिप्ट से होती है, जहां एक प्रिंसेस की शादी दूसरे राज्य के किंग से होने वाली है। लेकिन प्रिंसेस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। वो किसी भी हाल में इस शादी को रोकना चाहती है, इसीलिए उसने एक जादूगरनी से मदद भी मांगी होती है ताकि वो ये शादी रुकवा पाए। इसीलिए जादूगरनी ने प्रिंसेस का ख्याल रखने वाली लड़की के हाथों एक इयररिंग्स भिजवाया होता है। दोस्तों, ये इयररिंग्स कोई मामूली इयररिंग नहीं है, बल्कि जादुई वाले हैं। अगर प्रिंसेस एक इयररिंग अपने कान में पहन ले और दूसरे इयररिंग्स किसी और को पहना दे तो दोनों के शरीर आपस में बदल जाएंगे। इसलिए प्रिंसेस एक इयररिंग खुद पहन लेती है तो दूसरी उसी लड़की को पहना देती है जो इयररिंग लेकर आई थी। इस वजह से प्रिंसेस उस लड़की में बदल जाती है और वो लड़की प्रिंसेस में। जिसके बाद किंग उस लड़की को हुई प्रिंसेस समझकर शादी के लिए लेकर जाता है, जिस चीज से असली प्रिंसेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि यार ये तो बड़े कमाल की चीज है। अब यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ कॉलेज के अंदर हनी बी चीयरलीडर्स टीम की लड़कियां अपना परफॉर्मेंस दिखाकर सभी को एंटरटेन कर रही होती है, क्योंकि एक हफ्ते के बाद कॉलेज के अंदर चीयरलीडर्स का कंपटीशन होने वाला है जिसमें इनकी टीम भी शामिल है। हनी बी टीम की लीडर जेस नाम की लड़की है दोस्तों, जो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है। सारे लड़के उस पर मरते हैं और इसका उसे काफी घमंड भी है। वो जितनी सुंदर है ना उतनी ही बदमाश भी। बाकी स्टूडेंट्स को बुली करना तो उसकी सबसे पसंदीदा चीज है। ऐसे ही वो मजाक बनाने के लिए एक मोटी स्टूडेंट से कहती है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो सकती हो, आ जाओ हम सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए बेचारी मोटी लड़की उसकी बातों में आकर स्टेज पर आ जाती है, लेकिन उसे देखते ही सभी उस पर कचरा फेंकने लगते हैं कि हटाओ हटाओ, इस भैंस को सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी वो मोटी लड़की उदास हो जाती है। अब आगे जैस अपने दोस्तों के साथ मिल जाती है दोस्तों, अगले सीन में मतलब, और एक आइसक्रीम की दुकान पर आकर बड़े थोड़े लुभावने तरीके से उस दुकान वाले को देखने लगती है, जिससे बस उस बंदे के मुंह में पानी आ जाता है। जैस उसे कहती है कि भैया कितना हुआ इस आइसक्रीम का। बंदा कहता है अरे आपके लिए तो सब फ्री है, आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। बस दोस्तों, जैस के जाने के बाद उस दुकान का मालिक उस बंदे से कहता है कि अरे क्या हो गया, लड़कियों को फ्री में आइसक्रीम दे रहा है, पैसा तेरा बाप भरेगा क्या। जिस पर वो बंदा गरीब बच्चों के लिए जो लोग पैसे देकर जाते थे ना, उनसे ही जैस का बिल भर देता है। बड़ा ठरकी है यार, ये गरीब बच्चों तक को नहीं छोड़ता। अब जैस जैसे मॉल से जा रही होती है ना, उसे पुरानी चीजों की एक दुकान दिखाई देती है, इसलिए वो दुकान के अंदर जाकर कोई नई और यूनिक चीज देखने लगती है। उन्हीं चीजों में उसे प्रिंसेस की इयररिंग्स भी दिखाई देती है, और जैसे ही जैस उस इयररिंग्स का प्राइस पूछती है, दुकान पर बैठी महिला कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये बेचने के लिए नहीं है, ये ऑक्शन में जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज है। जैस को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी सफाई से असली इयररिंग्स को चुराकर डब्बे में निकाल देती है और दुकान से निकल जाती है दोस्तों, इस चीज से अनजान कि ये इयररिंग्स उसे किसी मुसीबत में डालने वाले हैं। आगे हम दूसरी ओर मार्टिन नाम के एक चोर को देखते हैं, जो चोरी के इरादे से पेट्रोल पंप पर घुस आया था और काउंटर पर बैठे बंदे को बंदी बनाकर धमकाने भी लगता है कि चल चल फटाफट से सारे पैसे खाली कर। बेचारे काउंटर वाले बंदे के पास सिर्फ $40 थे, तो वो मार्टिन को दे देता है। मार्टिन कहता है कि अबे भिखारी समझ के रखा हुआ है क्या, इन $40 में मेरा होगा क्या। वो बंदा कहता है कि अरे अक्ल के अंधे इंसान, दिखाई नहीं देता ये पेट्रोल पंप है, कोई बैंक नहीं जो लॉकर खोलकर पैसे दूं तुझे, यहाँ बस खाने पीने की चीज है और कुछ नहीं। तब उस खाने पीने की चीजों को देखकर मार्टिन कहता है कि कुछ ना तो यही सही। वो चिप्स वगैरह को ही बैग में भरकर वहां से जाने लगता है, पर तभी वहां जैस अपने दोस्तों के साथ पहुंच और मार्टिन को पेट्रोल भरने वाला समझकर उसे ही पेट्रोल भरने को कहती है। बेचारा मार्टिन लड़कियों से बात करने में शर्माता है, चोर जो ठहरा, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाता और उनकी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। अब पेट्रोल डालते हुए भी जैस कई बार मार्टिन का मजाक उड़ाती है, और जब मजाक उड़ाकर उसका मन भर जाता है तो वो चली जाती है। लेकिन जाते जाते दोस्तों एक इयररिंग्स तो पहन लेती है, लेकिन दूसरा वाला वहीं पर गिर जाता है। इसलिए मार्टिन बिना समय गवाए उस इयररिंग को उठा लेता है कि चलो इसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। अब रात को जैस से मिलने उसका बॉयफ्रेंड बिली आता है। जैस उसे बॉयफ्रेंड तो मानती है, लेकिन अभी भी उसे बिली के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, और जब तक पूरा ट्रस्ट नहीं हो जाएगा तो वो बिली के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएगी, और इस चीज के लिए बिली को भी कोई आपत्ति नहीं होती। वो बस जैस को खुश देखना चाहता है। दूसरी ओर मार्टिन चुराए हुए चिप्स खाकर बड़े मजे ले रहा होता है और जैस की गिरी हुई इयररिंग को अपने कान में पहन लेता है ताकि देख सके कि इयररिंग पहनने के बाद वो कैसा दिखता है। हो गया काम दोस्तों, अब इन दोनों के शरीर आपस में बदल जाएंगे, बड़ा मजा आने वाला है। अगली सुबह जैस की आंख जब खुलती है तो बाथरूम में आने के बाद जब वो सिस्टम को चेंज हुआ वो देखती है, क्योंकि सिस्टम चेंज होना ही था, तो उसे देखकर वो एकदम दंग रह जाती है कि ये क्या हो गया। वो आईने में जैसे खुद को देखती है तो बेहोश, अरे मैं आदमी कैसे
कैसे बन गई, ये क्या हो गया मुझे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सपना तो नहीं देख रही। इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आती है। वहीं बेचारा मार्टिन जब सुबह सुबह उठता है तो उसके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है कि रातों रात मेरा जेंडर किसने बदल दिया, ये क्या हो गया मेरे साथ। दूसरी ओर जैस अपनी दोस्त अप्रैल को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। आवाज को सुनकर अप्रैल भी हैरान कि जैस तेरी आवाज क्या हो गया, आदमी जैसी क्यों लग रही है। इसलिए फिर भी वो जैस की बताई हुई जगह पर आती है, जहाँ वो जैस के बजाय मार्टिन को देखकर एकदम दंग कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास पेपर स्प्रे पहले बता दो। जैस उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुम्हारी दोस्त जैस हूँ, लेकिन अप्रैल तो डर के मारे बेचारी जैस पर पेपर स्प्रे मार देती है और तुरंत वहाँ से भाग भी जाती है। जैस उसे कहती है कि अरे रुक जा, मेरी बात तो सुनते हुए जा। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम स्कूल में आई थी तब तुम्हारे आगे के 2 दांत चूहे से भी बड़े थे, बाकी स्टूडेंट्स तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, उन्होंने तो तुम्हें मार मार कर वो दांत भी तोड़ दिया था, तब सिर्फ मैंने तुम्हारी मदद की थी और उसके बाद से हम दोस्त बने। यार सुनो ना, हमारी दोस्ती को 12 साल हो चुके हैं, तुम्हें अब भी मुझ पर यकीन नहीं है क्या। ये सुनकर अप्रैल तो हैरान हो जाती क्योंकि ये सारी बात सिर्फ उसे और जैस को ही पता थी। वो समझ जाती है कि यही जैस है, पर इसके साथ ऐसा क्या हो गया जिससे ये रातों रात लड़का बन गई। वो हैरान रहती है। फिर अप्रैल जैस को अपने घर पर रहने के लिए कह देती है क्योंकि लड़का बनकर वो अपने घर तो जा नहीं सकती, इसलिए वहीं रहने का फैसला कर लेती है। साथ ही अप्रैल ने जैस के माता पिता को भी फोन करके ये बता दिया था कि पढ़ाई के सिलसिले में जैस 1 हफ्ता मेरे घर पर रुकने वाली है ताकि हम दोनों अच्छे से टाइम मिलकर पढ़ पाएं। और दोस्तों अब इस 1-2 हफ्ते का जो टाइम है इसमें जैस को फिर से पहले जैसा बनाना होगा। जैस अब अपने शेविंग करती है, पूरे शरीर के अलग अलग बालों को काटने लग जाती है। वो भी कहती है कि यार ये लड़कों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं, जंगल जैसा खुद को महसूस कर रही होती है वो। और फिर अप्रैल वैक्सिंग करके जैस की दाढ़ी साफ करने की कोशिश करती है ताकि वो थोड़ा चिकनी दिख पाए, लेकिन वैक्सिंग से होने वाले दर्द की आवाज सुनकर अप्रैल के माता पिता हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं कि अप्रैल के साथ कमरे में कौन है और वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आगे के सीन में जैस के बाकी दोस्त भी अप्रैल के घर पर आ जाते हैं। जैस बेचारी उन सबको भी अपने हाल के बारे में बताती है और ये सुनकर उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है जिसने काले जादू का इस्तेमाल करके तुम्हारे साथ ये कर दिया, तो हमें सबसे पहले तुम्हारे दुश्मनों की एक लिस्ट बनानी होगी और उसके बाद सभी से हम पूछताछ करेंगे। इसीलिए दोस्तों वो सबसे पहले मिलकर उस मोटी लड़की के पास आते हैं कि कहीं इसने ऐसा तो नहीं कर दिया। वो लड़की तो साफ मना कर देती है। जैस कहती है देखो यार मुझे माफ कर देना, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना उसके लिए प्लीज माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज बता दो कि तुमने मेरे साथ किया क्या है। रोज दाढ़ी बनाना, इधर उधर के बाल काटना कितना मुश्किल काम है, तुम समझ नहीं पाओगी। वो लड़की भी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ ये करने पर कैसा लगता होगा, मैंने महसूस जो किया है। ये सुनकर जैस की बाकी दोस्त हैरान हो जाते हैं कि यार ये बोल क्या रही है, कहीं इसका भी जेंडर उल्टा तो नहीं। अब जैस और बाकी लोग क्लास की दूसरी लड़की के पास जाते हैं जो विच क्राफ्ट वगैरह में काफी दिलचस्पी रखा करती है। वो बताती है कि शरीर को बदलने के लिए सेंट्रिया जादू का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अगर तुम्हें जिस पर शक है तो तुम उसकी पीठ चेक करना, उस पर स्कॉर्पियो का टैटू बना होगा, अगर ऐसा है तो मतलब उसी इंसान ने तुम पर जादू किया है। जैस को याद आता है कि चीयर लीडर्स के कंपटीशन में उसकी अपोनेंट टीम भी तो थी जिसकी लीडर मोनिका नाम की लड़की है। हो ना हो मोनिका ने ये किया होगा ताकि कंपटीशन में हम हार जाएं। अप्रैल बताती है कि अरे आज पार्टी है जिसमें मोनिका भी आएगी, तो तुम्हें लड़कों की तरह एक्टिंग करते हुए मोनिका के साथ डांस करना है और डांस के दौरान उसकी पीठ चेक करनी है, क्या पता वहाँ पर टैटू हो। ना चाहते हुए भी जैस लड़का बनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और पार्टी में आने के बाद जैस को बड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा लड़कों वाला और थोड़ा लड़कियों वाला टच देकर डांस कर रही होती है, जो सभी को अच्छा भी लगता है और मोनिका भी उसके साथ डांस करने को तैयार हो जाती है। लेकिन मोनिका के अजीब स्टेप जो खासकर लड़कों के लिए होते हैं, उन स्टेप से जैस को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार ये क्या हो गया, इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे। एंड इसके बाद वो डांस का फायदा उठाकर मोनिका के कपड़े फाड़ देती है ताकि टैटू देख पाए, लेकिन वहाँ कोई टैटू नहीं है, यानी कि ये काम मोनिका ने भी नहीं किया। और उसकी देखा देखी सभी बंदे अपनी अपनी बंदियों के कपड़े फाड़ने लगते हैं, बिल्कुल हेरा फेरी वाला सीन जैसा। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से जैस को सुसु भी लग जाती है, उसे मजबूरन लड़कों के बाथरूम में जाना पड़ता है। उसी टाइम बाथरूम की सफाई करने वाला चाचा वहाँ पर मौजूद होता है। अब जैस को लड़कों की तरह जिप खोल के सुसु करना तो आता नहीं, जिस चीज को देखकर चाचा भी सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सा मटेरियल आ गया। तभी वहाँ पर एक लड़का भी सुसु करने आता है। जैस उसको देख रही होती है ताकि समझ सके कि कैसे सुसु करना है। उस लड़के को जब पता चलता है कि ये बंदा मुझे देख रहा है तो वो जैसे कहता है कि अबे ऐसे क्या देख रहा है, फोटो खींच ले फिर जी भर के देखता रहना। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद उसी की तरह जैस सुसु करने का ट्राई करती है, लेकिन दोस्तों जो डायरेक्शन होती है फुहारे की वो थोड़ा रॉन्ग हो जाती है। एंड फिर चाचा भी उसको चिढ़ाते हुए कहते हैं कि अबे तेरा खिलौना खराब है क्या। ये सुनते ही जैस तो शर्मा कर आधा सुसु करके जिप बंद कर लेती है और चाचा का शुक्रिया करके चली जाती है, भाग जाती है वहां से। वहीं वो सुसु वाला लड़का अप्रैल और बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो देखकर जैस उसको थप्पड़ भी मारती है। बस ये चीज उस लड़के को बर्दाश्त नहीं होती कि इसकी इतनी हिम्मत कि
किसने मुझे थप्पड़ मारा। इतना कहकर वो जैस से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैस लड़कियों की तरह उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर मारकर उसकी हालत खराब कर देती है, जिसके बाद जैस और बाकी तुरंत वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोस्तों अप्रैल जैस को कॉलेज लेकर आती है। वहाँ एक जेनेटर की नौकरी पर जैस को लगा देती है ताकि किसी तरह से जैस कॉलेज में रह पाए, क्योंकि कंपटीशन को अब बहुत ही कम दिन बचे होते हैं और उसे कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इसलिए प्रिंसिपल जेनेटर की नौकरी पर जैस को रख लेती है। तब ऐसे स्कूल में घूमते हुए जैस को बिली दिखाई देता है जो बाथरूम कर रहा होता है। जैस तो ऊपर से झांक कर उसे देखती है कि हे बिली, पहचाना मुझे। बिली को तो झटका लग जाता है कि अब जाहिर सी बात है यार, अचानक से आपके सामने कोई आदमी आकर आपकी गर्लफ्रेंड की तरह बातें करेगा तो कैसा लगेगा। वही चीज बिली को भी लग जाती है, इसलिए वो जैस को कोई गे समझकर वहां से भाग जाता है। बेचारी जैस का दिल टूट जाता है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे डर कर क्यों भाग गया। फिर अचानक उसको समझ में आता है कि अच्छा मैं तो चेंज हो गई हूँ। अगले सीन में दोस्तों जैस अपने घर पर आती है, जहाँ उसका पिता उसे गार्डन की सफाई करने वाला समझकर काम पे रख लेता है, और जब उन्हें टाइम मिलता तो वो जैस के साथ बास्केटबॉल खेलते हैं और वही लड़कों वाली बात करते हैं, मतलब वैसी बातें जो लड़के दोस्त आपस में किसी लड़की के बारे में करते हैं। इसी बातों बातों में जैस अपने पिता से कह देती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरा मतलब जिसके भी आप पापा होंगे वो कितने खुशकिस्मती इंसान होगा। इतना कहकर वो अपने पिता के पैरों पर सर रखकर रोने लग जाती है। और तभी खिड़की से जैस की माँ जैसे ही पीछे से ये सीन देखती है, उसे सदमा लग जाता है कि ये क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों जिस एंगल से वो देखती है उस एंगल से ये कुछ और ही लगता है। अब अगले सीन में इंटरनेट पर जानकारी निकालने से जैस और बाकियों को उन इयरिंग्स के बारे में पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्शियन इस इयरिंग का इस्तेमाल करते थे अपने शरीर को एक दूसरे से बदलने के लिए। ये जानकर जैस को पता चल जाता है कि आखिर क्या सीन है पूरा। वो इयरिंग्स जो उसने चुराई थी उसका एक पीस तो उसके पास रह गया और दूसरा उस चोर मार्टिन के पास पहुंच गया होगा, ऐसा उसे लगता है। और जैसे उसने वो इयरिंग्स पहना, हम दोनों का शरीर एक दूसरे से बदल गया और अगर मुझे पहले जैसा होना है तो दोनों इयरिंग्स को एक साथ पहनना होगा। इसीलिए जैस और उसके बाकी दोस्त मिलकर उस इयरिंग का पोस्टर चिपका देते हैं ताकि किसी ने भी वो इयरिंग देखे हो तो जैस को कांटेक्ट कर पाए। अगले सीन में जैस कॉलेज के बॉयज बाथरूम की सफाई करने जाती है, जहां उसे बिली अप्रैल के बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए दिखाई देता है। अप्रैल का बॉयफ्रेंड बिली से कह रहा होता है कि मुझे नई बंदी मिल गई है, एकदम बढ़िया है। वो अप्रैल तो पुरानी हो गई है। मैं तो कहता हूँ कि भाई तू भी दूसरी पटा ले, क्योंकि जैस तेरे साथ फिजिकल तो होने वाली है नहीं। बिली कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं जैस को दिल से पसंद करता हूँ पता है, और जिसमें उसकी खुशी है उसी में मेरी खुशी भी है। ये सुनकर जैस का भरोसा बिली पर पूरी तरह से हो जाता है कि बिली एक अच्छा इंसान है। लेकिन अब जैस की फूटी किस्मत, जब फिजिकल होने के लिए उसके पास लड़कियों वाला शरीर था तब तो वो हुई नहीं। आज लड़कों वाला शरीर लेकर वो रेडी है लेकिन नहीं हो पाएगा। अब उसको रोता वो देखकर बिली और अप्रैल का बॉयफ्रेंड दोनों हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया अचानक, जो ये लड़कियों की तरह यूं रो रहा है। जैस कहती है कि किसी ने बाहरी पॉटी कर दी थी, उसे साफ करना पड़ेगा। यही सोचकर रो रही हूँ कि मेरे को कैसा काम करना पड़ रहा है। आगे दोस्तों जैस जब घर पर होती है ना, तब उसकी माँ उसे लड़का समझकर उससे क्लोज होने की कोशिश करती है, क्योंकि जैस के पिता तो अपनी पत्नी को टाइम देता ही नहीं। जैस कहती है अरे आंटी आंटी क्या कर रही हो, मेरा इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं लड़कों में है। जैस की माँ को यकीन हो जाता है कि इसका मतलब जो कार्यक्रम मैं सोच रही थी वही ये मेरे पति के साथ कर रहा था। जैस को लड़का बनकर थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका होता है कि लड़कियों को क्या चाहिए होता है, इसीलिए वो अपनी माँ को अच्छे से नहला धुला कर थोड़े वैसे कपड़े पहनाने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ को नहला रही होती है, वहाँ जैस के पिता आकर ये देख लेते हैं और जैस को चिल्लाते हुए तुरंत बाहर कर देते हैं कि अरे तू मेरी पत्नी पर लाइन मारने लगा, चला जा यहाँ से। दोस्तों देख रहे हो क्या सीन हो गया, बेचारी जैस यहाँ भी फंस गई। दूसरी ओर बिली जब घर जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में जैस दिखाई देती है, जो कि असल में दोस्तों मार्टिन है। उसने लड़की होने का फायदा उठाकर ना लड़कों को लूटने का धंधा शुरू कर दिया। बिली बेचारा उसे जैस समझकर उससे बात करने आया होता है, पर मार्टिन कहता है कि तो मेरे को जानता है ना, तो तेरे पास जितने पैसे हो मुझे दे दे बस, और तेरी गाड़ी की चाबी थोड़ी देर में लौटा दूंगी यार, दे दे। बिली उसे बिना सोचे समझे सब कुछ दे देता है और मार्टिन गाड़ी और पैसे लेकर तुरंत रफू चक्कर। बेचारा बिली बस जाते हुए उसको देख लेता है। अगला दिन कंपटीशन वाला होता है, जहां चीयरलीडर्स के बीच मुकाबला होता है शुरू, जिसमें जैस हनीबी का कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करने आती है। साथ ही वो बिली को देखकर प्यारे प्यारे इशारे भी करती है, जिससे बिली को लगता है कि यही जैस है जो अभी भी मुझसे प्यार करती है। लेकिन जैस की फूटी किस्मत, डांस करते ही उसका मास्क निकल जाता है और मास्क के पीछे जैस को मार्टिन के शरीर में देखकर बिली को वॉमिट आ जाती है कि ये क्या है, ये बंदा तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया है। साथ ही दोस्तों हनीबी टीम का अच्छा डांस होने की वजह से ये कंपटीशन वो जीत जाते हैं, जिससे सभी की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि सभी ने मेहनत की थी। आगे न्यूज पर मार्टिन के बारे में दिखाया जा रहा होता है कि एक लड़की रात में लड़कों को लूटने का काम कर रही है। इस चीज को देखकर वो मोटी लड़की समझ जाती है कि ये मार्टिन है
इसके पास ही पक्का दूसरी इयररिंग्स होगी। दूसरी ओर दोस्तों, अप्रैल और जैस एक पार्टी में आते हैं जहाँ जैस अप्रैल का बॉयफ्रेंड बनकर आई होती है ताकि वो अप्रैल के बॉयफ्रेंड को जला पाए, क्योंकि वो पता है ना आपको अप्रैल को धोखा दे रहा है। इसीलिए उन दोनों को साथ में देखकर अप्रैल के बॉयफ्रेंड की जलकर लाल हो जाती है और वो गुस्से में चला जाता है वहां से। जिसके बाद जैस को बिली दिखाई देता है, वो बड़ा परेशान होता है। तो मोनिका इस चीज का फायदा उठाकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है। इसीलिए जैस मोनिका को मारकर वहां से भगा भी देती है और बिली को समझाने की कोशिश करती है कि मैं ही तुम्हारी जैस हूं, पहचानो मुझे। लेकिन बिली फिर से उससे डरकर वहां से भाग जाता है। तभी जैस के बाकी दोस्त उससे कहते हैं हमें मार्टिन मिल गया है। इसलिए वो सभी मार्टिन से मिलने जाते हैं, जो एक बार के अंदर डांसर बनकर अच्छे पैसे छाप रहा होता है। जैस उसे अपने पास बुलाकर कहती है देखो वो इयररिंग्स मुझे दे दो, तुमने बहुत फायदा उठा लिया मेरे शरीर का और अब मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए। मार्टिन कहता है मैं भी नहीं दूंगा, लड़की बनकर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, कितना बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का। पर हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारा शरीर वापस चाहिए तो मुझे $5000 देने होंगे, वरना भूल जाओ अपने शरीर को। इतना कहकर वो फिर से वापस डांस करने चला जाता है। लेकिन जैस के अंदर तो चीजें चुराने का हुनर पहले से था। जिस तरह से उसने दुकान पर कारनामा किया था इयररिंग को चुरा कर, उसी तरह बातें करते करते उसने मार्टिन की इयररिंग्स भी ले ली थी। जिसके बाद वो तुरंत दोनों इयररिंग्स को पहन लेती है और ऐसा होते ही उसका शरीर तो मिल जाता है। बस बेचारा मार्टिन डांसर के कपड़े पहने पहने लड़का बन जाता है। सभी उसको देखकर वहां से भाग जाते हैं कि ये क्या भूत आ गया यहाँ पर, इतना बदसूरत इंसान। मार्टिन भी ये सब देखकर तुरंत उन्हीं कपड़ों में बाहर भाग जाता है। अब अपना शरीर वापस मिलने के बाद जैस बिली को सारी बात बताती है। तब उसे समझ में आता है कि आखिर जैस कितनी मुश्किल में थी। इसके बाद वो दोनों सारी चीजें भुलाकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वही मार्टिन भागते हुए एक गाड़ी वाले से लिफ्ट लेता है, लेकिन उसके अंदर आते ही गाड़ी वाला गाड़ी लॉक कर लेता है, क्योंकि पता है दोस्तों उसे लग रहा था कि मार्टिन गे है जो रात को धंधा करने निकला है। बेचारा मार्टिन आखिरी में चिल्लाता है कि अरे बचा लो मुझे। इसी फनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको थोड़ी हंसी आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।